वेलकम टू द न्यू चैप्टर आयनिक इक्विलिब्रिया। आज बच्चों हम स्टेट बोर्ड के लिहाज से आपके टेक्स्ट बुक में जो तीसरा चैप्टर है आयनिक इक्विलिब्रिया उसकी स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले इस चैप्टर का जो नाम है इसका हम तज्जिया करते हैं, इसका एनालिसिस करते हैं कि इसको आयनिक इक्विलिब्रिया क्यों कहा गया है। आयनिक का मतलब होता है क्या? आयंस। और इक्विलिब्रिया ये जो वर्ड है ये प्लूरल वर्ड है और इसका सिंगुलर होता है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है बैलेंस। ओके, तो इसको हम समझते हैं क्या है कि सपोज हमने एक सब्सटेंस लिया, सपोज वो एसिड है और एसिड को आमतौर पर HA इस फॉर्मूले से लिखते हैं, ये एसिड का जनरल फार्मूला है। इसको हमने वाटर में डिसॉल्व किया और वाटर में डिसॉल्व करने के बाद ये इसका आयोनाइजेशन हो गया। आयोनाइजेशन हो गया मतलब वो आयंस में कन्वर्ट हो गया। तो कौन कौन से आयंस हमको इसमें मिलेंगे? H पॉजिटिव और A नेगेटिव, ये आयंस मिले। तो यहाँ पर एसिड को जब आपने वाटर में डिसॉल्व किया तो आपको एसिड का सॉल्यूशन मिला और उस सॉल्यूशन में यहाँ पर H पॉजिटिव और A नेगेटिव आयंस मौजूद है। ओके, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? आयोनाइजेशन कहते हैं। यानी एसिड का यहाँ पर आयोनाइजेशन हो गया, इसका मतलब एसिड ये आयंस में कन्वर्ट हो गया। H पॉजिटिव को हम क्या बोलेंगे? कैटायन बोलेंगे। और A नेगेटिव को हम क्या बोलेंगे? एनायन बोलेंगे। तो बच्चों यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमको नजर आ रही है कि ये दो एरो नजर आ रहे हैं, इसको हम बोलेंगे डबल हेडेड एरो। एक एरो जो है ये इस तरह से फॉरवर्ड डायरेक्शन में है यानी आयोनाइजेशन बता रहा है, और दूसरा एरो बैकवर्ड डायरेक्शन में है जो क्या बता रहा है कि आयंस जो है फिर से आपस में जुड़कर एसिड में कन्वर्ट हो रहे हैं। यानी ये प्रोसेस कैसी हो गई बच्चों? रिवर्सिबल है क्या? इरिवर्सिबल है, रिवर्सिबल प्रोसेस है। तो यहाँ पर इस डबल हेडेड एरो को हम क्या बोलेंगे? इक्विलिब्रियम बोलेंगे बच्चों। यानी यहाँ पर इक्विलिब्रियम कायम हो गया है, बैलेंसिंग कायम हो गई है। किसके किसके बीच में? आयंस, कैटायन और एनायन, और एसिड के बीच में। एसिड जो है HA, तो इसको हम क्या बोलेंगे? अनआयोनाइज्ड या नॉन आयोनाइज्ड। दो नाम है बच्चों इसके, अनआयोनाइज्ड बोलिए या नॉन आयोनाइज्ड बोलिए। तो नॉन आयोनाइज्ड एसिड यानी जिसका आयोनाइजेशन अब तक नहीं हुआ है वो, और जिसका आयोनाइजेशन हो गया है, जो आयंस में कन्वर्ट हो गए हैं यानी कैटायन और एनायन, इनके बीच इक्विलिब्रियम कायम हो गया है, बैलेंसिंग कायम हो गई है। तो इसी को इक्विलिब्रियम कहा जाता है और प्लूरल फॉर्म में इक्विलिब्रिया कहा जाता है। यानी इट इज द इक्विलिब्रियम बिटवीन नॉन आयोनाइज्ड मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिड और बेस एंड आयंस। वो एसिड भी हो सकता है, बेस भी हो सकता है। इन जनरल में हम क्या बोलेंगे कि सब्सटेंस बोलेंगे। एसिड या बेस बोलेंगे, वह सब्सटेंस भी बोल सकते हैं कि द इक्विलिब्रियम बिटवीन अनआयोनाइज्ड और नॉन आयोनाइज्ड सब्सटेंस एंड इट्स आयंस इन, कहां पर हुआ ये? इन एक्वियस सॉल्यूशन। जब वाटर में हमने डिसॉल्व किया इन एक्वियस सॉल्यूशन, दैट इज कॉल्ड एज आयनिक इक्विलिब्रिया। ओके, तो आयनिक इक्विलिब्रिया के लिए प्रोसेस कैसी होनी चाहिए बच्चों? रिवर्सिबल होना चाहिए। तो यहां पर अब हम देखते हैं कि आपके बुक में क्या लिखा है। तो यहाँ पर मैंने खास तौर पे देखिए इंट्रोडक्शन से शुरू नहीं किया है, क्योंकि बोर्ड का जो नया गाइडलाइन आया है लॉकडाउन की वजह से आपका जो 25% सिलेबस कम हुआ है, तो उसमें आपका इंट्रोडक्शन डिलीट हो गया है। तो एग्जाम में भी उस पर आपको क्वेश्चन नहीं आएगा। हम एग्जाम के हिसाब से यहाँ पर प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो डायरेक्टली हम सेकंड पैराग्राफ से शुरू करते हैं। 3.2 3.2 का मतलब होता है कि चैप्टर नंबर 3 और उसका पैराग्राफ नंबर 2 ये हम पढ़ने वाले हैं। क्या लिखा है देखिए, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पढ़ने से पहले इलेक्ट्रोलाइट किसे कहा जाता है वो देखेंगे। तो आपकी बुक में उसकी डेफिनेशन दी गई है, देखिए।
द सब्सटेंसेस which give rise to ions when dissolved in water are electrolyte। क्या कहा गया बच्चों? इलेक्ट्रोलाइट मतलब क्या कि ऐसा सब्सटेंस जिसे वाटर में डिसॉल्व करने के बाद वो आयंस में कन्वर्ट होता है, तो उस सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट। यहाँ पर ये जो एग्जांपल मैंने आपको बताया हूँ एसिड की Ha, ये इलेक्ट्रोलाइट है। क्यों? क्योंकि इसको जब वाटर में डिसॉल्व किया गया तो वो आयंस में तब्दील हो गया, इसलिए एसिड को हम क्या बोल सकते हैं? इलेक्ट्रोलाइट बोल सकते हैं। और एक एग्जांपल, सपोज हमने यहाँ पर बेस लिया BOH, ये जनरल फॉर्मूला है बेस का। इसको जब हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो यहाँ पर इसका आयनाइजेशन होगा, B पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस मिलेंगे, तो यहाँ पर इसका भी आयनाइजेशन हुआ है। इसका मतलब बेस जो है ये भी क्या हुआ? इलेक्ट्रोलाइट हुआ। या आप कोई सॉल्ट ले लीजिए, सॉल्ट का जनरल फॉर्मूला है बच्चों BA, तो BA को जब हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो यहाँ पर उसके भी आयंस फॉर्म हो रहे हैं, B पॉजिटिव और A नेगेटिव, तो इसलिए हम सॉल्ट को भी क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट ये क्या क्या हो सकता है? एसिड हो सकता है, बेस हो सकता है और कोई भी सॉल्ट भी हो सकता है। शर्त यह है कि उस सब्सटेंस को पानी में डालने के बाद वो डिसॉल्व होना चाहिए, डिसॉल्व होने के बाद वो आयंस में कन्वर्ट होना चाहिए। एक मैं अपोजिट एग्जांपल दूंगा आपको कि सपोज शक्कर लिया हूं मैंने और शक्कर को पानी में डाल दिया है, तो शक्कर पानी में डिसॉल्व तो हो जाएगी, हल हो जाएगी, लेकिन वो शक्कर आयंस में कन्वर्ट होगी क्या? बिल्कुल नहीं होगी। तो फिर क्या हम शक्कर को इलेक्ट्रोलाइट बोल सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं बोल सकते हैं। तो शक्कर ये इलेक्ट्रोलाइट नहीं है बल्कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। तो नमक और शक्कर ये दोनों में क्या फर्क है? नमक ये इलेक्ट्रोलाइट है क्योंकि जब नमक को हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो उसका आयोनाइजेशन होता है और वो आयंस में कन्वर्ट होता है, इसलिए नमक को हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोलाइट बोलेंगे। लेकिन शक्कर को जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो उसका आयोनाइजेशन नहीं होता है, इसलिए हम शक्कर को क्या बोलेंगे? नॉन इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। अब जरा मैं केमिस्ट्री की जबान में बोलूँगा, नमक बोलने की बजाय में NaCl। तो NaCl जो कि सॉल्ट है, तो ये क्या हो गया? इलेक्ट्रोलाइट हो गया, क्योंकि वो वाटर में डिसॉल्व करने के बाद आयंस में कन्वर्ट होता है। और शक्कर यानी कि केमिस्ट्री में इसको बोलेंगे सुक्रोज, ये वाटर में डिसॉल्व करने के बाद इसका आयनाइजेशन नहीं होता है, इसलिए सुक्रोज ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। उम्मीद कि आपको ये समझ में आया होगा। तो चलिए आगे क्या लिखा है देखिए, नॉन इलेक्ट्रोलाइट की डेफिनेशन है, द नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स आर दोज विच डू नॉट आयोनाइज। नॉन इलेक्ट्रोलाइट का आयोनाइजेशन नहीं होता है, वाटर में डिसॉल्व करने के बाद वो आयंस में कन्वर्ट नहीं होते हैं। फिर कौन सी हालत में होते हैं? एंड एग्जिस्ट एज मॉलिक्यूल्स इन एक्वेस सॉल्यूशन। तो एक्वेस सॉल्यूशन मतलब पानी में तैयार किया हुआ सॉल्यूशन, तो उस सॉल्यूशन में ये मॉलिक्यूल्स की हालत में मौजूद होते हैं, ये आयंस में कन्वर्ट नहीं होते हैं। ओके, तो इस तरह से ये इलेक्ट्रोलाइट है। चलिए अब हम टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट देखेंगे। द इलेक्ट्रोलाइट्स आर क्लासिफाइड इनटू स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट की दो किस्में हैं, नंबर 1 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और नंबर 2 वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब ये किस बुनियाद पर इसका क्लासिफिकेशन किया गया है, ये आगे लिखा है, दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन देयर एक्सटेंट ऑफ आयोनाइजेशन इन डाइल्यूट एक्वेस सॉल्यूशन। बच्चों हर एक वर्ड यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि उनका जो एक्सटेंट ऑफ आयोनाइजेशन है, यानी आयोनाइजेशन का पैमाना, यानी कि आयोनाइजेशन ज़्यादा पैमाने पर होता है या कम पैमाने पर होता है, ज़्यादा मिकदार में होता है या कम मिकदार में होता है, इसे क्या कहते हैं? एक्सटेंट ऑफ आयोनाइजेशन, या इसको डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन भी कहा जाता है, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। लेकिन कहाँ पर हम स्टडी करेंगे? इन डाइल्यूट एक्वेस सॉल्यूशन। वो सॉल्यूशन एक्वेस होना चाहिए, यानी वो सॉल्यूशन पानी में तैयार किया हुआ रहना चाहिए, सॉल्वेंट क्या रहना चाहिए? वाटर रहना चाहिए। और दूसरी शर्त क्या है कि वो सॉल्यूशन कैसा रहना चाहिए? डाइल्यूट रहना चाहिए, कॉन्सनट्रेटेड नहीं रहना चाहिए। डाइल्यूट रहना चाहिए, इसका क्या मतलब है कि सॉल्वेंट की मिकदार बहुत ज़्यादा रहना चाहिए और सॉल्यूट की मिकदार बहुत कम रहना चाहिए, इसी को हम क्या बोलते हैं? डाइल्यूट सॉल्यूशन। देखो बच्चों हमने सॉल्यूशन ये चैप्टर पढ़ा, इसलिए हर चीज़ हमको बहुत क्लियर पानी की तरह साफ समझ में आ रही है, साफ और शफाफ है चीज़ हर।
ठीक है, तो मेरा मकसद ही ये है वीडियो बनाने का कि आपको कोई भी चीज़ में 0.001% भी डाउट ना बचे आपके माइंड में और हर चीज़ क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की डेफिनेशन क्या है, देखिए आप। द इलेक्ट्रोलाइट्स आयोनाइजिंग कंप्लीटली, यहां पर कंप्लीटली और ऑलमोस्ट कंप्लीटली, तकरीबन कंप्लीटली, आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। फॉर एग्जाम्पल स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो ऐसे इलेक्ट्रोलाइट जिनका आयोनाइजेशन कंप्लीटली होता है, मुकम्मल तौर पर होता है, या तकरीबन कंप्लीटली होता है, यानी 100% होता है, या 100% अगर नहीं होता है तो ऑलमोस्ट कंप्लीटली का मतलब होता है कि 99.99% होता है, आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। तो इनके एग्जाम्पल दिए हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेसिस एंड सॉल्ट। अब बच्चों, हमको पेपर में लिखना है कि ये फला फला एसिड जो है ये स्ट्रॉन्ग है, तो ये हम इसके लिए हमारे पास इक्वेशन की शक्ल में इसको कैसे लिखेंगे। हमको वर्ड्स में नहीं लिखना है कि ये एसिड जो है स्ट्रॉन्ग, ऐसा नहीं लिखना है, हमको एक इक्वेशन की शक्ल में लिखना है कि ये एसिड स्ट्रॉन्ग है। तो ये कैसे पहचानेंगे हम कि एसिड स्ट्रॉन्ग है। सपोज मैंने यहाँ पर HCl लिख दिया, देखो आप ध्यान से इधर, HCl लिख दिया। अब HCl ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसका सबूत क्या है बताइए आप। इसको स्ट्रॉन्ग एसिड क्यों बोलेंगे? क्योंकि जब इसको हम वाटर में डिजॉल्व करेंगे, यहां पर मैं एरो पे वाटर लिख देता हूं, जब हम इसको वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो इसका आयनाइजेशन होगा, ये आयंस में कन्वर्ट होगा। क्या क्या मिलेंगे आयंस, देखिए H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। ओके, तो ये आयंस तो मिल गए हमको यहाँ पर, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। तो फिर एक बात तो तय है कि ये HCl जो है इलेक्ट्रोलाइट है, क्योंकि ये आयंस में कन्वर्ट हो गया। लेकिन अब ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है क्या वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ये हमको पहचानना है। तो बहुत सिंपल वे मैं आपको बताऊंगा कि आप ये एरो को देखिए, एरो आपको सिर्फ सिंगल एरो इस डायरेक्शन में नजर आ रहा है, आपको ऐसा डबल हेडेड एरो नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, तो जब आपको ऐसा सिंगल एरो दिखेगा, इसका मतलब ये है कि इसका आयोनाइजेशन मुकम्मल तौर पर हुआ है, कंप्लीटली हुआ है। मैं एक मिसाल के जरिए आपको समझाने की कोशिश करूंगा। बच्चों, सपोज यहाँ पर मैंने एक फ्लास्क में जो है वाटर लिया है, और कितना वाटर लिया है, जैसा हमेशा मैं आपको समझाते रहता हूँ इसी तरीके से, कि मैंने 100 ml वाटर लिया है, और इस 100 ml वाटर में मैंने क्या डाला है, HCl डाला है। तो मैंने यहाँ पर कितना ml HCl डाला है, सपोज मैंने यहाँ पर 10 ml HCl डाला है। ml ये किसका यूनिट है, वॉल्यूम का। तो मैंने 10 ml HCl यहाँ पर डाला है, किसमें, वाटर में। तो ये HCl वाटर में जाने के बाद क्या होगा, डिजॉल्व हो जाएगा, और जो डिजॉल्व हो गया वो काय में कन्वर्ट होगा, आयंस में कन्वर्ट होगा। तो बताइए उस सॉल्यूशन में, उस पानी के जो सॉल्यूशन में H पॉजिटिव की मिकदार कितनी रहेगी और Cl नेगेटिव का कितना रहेगा कॉन्सेंट्रेशन। सोचिए आप, तो 10 ml HCl हमने डाला, पूरा का पूरा HCl काय में कन्वर्ट हो गया, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। तो H पॉजिटिव आयन का वॉल्यूम कितना रहेगा, 10 ml। Cl नेगेटिव आयन का कितना रहेगा, 10 ml। समझ में आ रही है बात आपको? चलिए मैं अब अलग तरीके से समझाऊंगा। सपोज मैंने HCl के 100 मॉलिक्यूल्स लिए हैं, या ऐसे करते हैं 10 मॉलिक्यूल्स बोलते हैं, मैंने 10 मॉलिक्यूल्स लिए हैं और ये 10 मॉलिक्यूल्स वाटर में डिसॉल्व किए हैं। तो मुझे कितने आयंस मिलेंगे, H पॉजिटिव कितने मिलेंगे, 10 मिलेंगे। Cl नेगेटिव कितने मिलेंगे, 10 मिलेंगे। ओके, चलो मैं मोल की जबान में आपको समझाता हूं। देखो, पहले हमने वॉल्यूम के जरिए समझा, अब मॉलिक्यूल के जरिए समझा, अब मोल्स जो कि केमिस्ट्री की टॉप की लैंग्वेज है, मोल जो कि कॉन्सेंट्रेशन की इकाई है, कॉन्सेंट्रेशन का टर्म है, कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट है। कौन सा मोल का कौन सा मोल लेंगे हम यहाँ पर, तो यहाँ पर सपोज HCl का जो कॉन्सेंट्रेशन है ये कितना है, मोलैरिटी हम ले लेते हैं यहाँ पर। तो HCl का कॉन्सेंट्रेशन सपोज कितना है यहाँ पर, 10 मोलार है। ओके, तो फिर यहाँ पर H पॉजिटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना रहेगा उस सॉल्यूशन में, उतना ही रहेगा जितना उसका कॉन्सेंट्रेशन 10 मोलार।
Cl नेगेटिव का कॉन्सेंट्रेशन कितना रहेगा 10 मोलार। समझ में आ रही है? 10 मोलार लीजिए, 1 मोलार लीजिए, 2 मोलार लीजिए, आपका जो दिल बोल रहा है वो लीजिए, लेकिन समझना हमारा मकसद है। तो देखो हमने वॉल्यूम के जरिए समझा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के जरिए समझा, मोलैरिटी के जरिए समझा, ठीक है। तो यही बात यहाँ पर बताई गई है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की डेफिनेशन क्या लिखेंगे आप कि द इलेक्ट्रोलाइट विच आयोनाइज कंप्लीटली आर कॉल्ड एज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो फिर आप बताइए कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का जो आयोनाइजेशन है ये रिवर्सिबल होता है क्या इरिवर्सिबल होता है? एक डायरेक्शन में होता है कि दो डायरेक्शन में होता है? बोलिए, एक ही डायरेक्शन में होता है। और वो डायरेक्शन कौन सी है? ये वाली डायरेक्शन जो आपको दिख रही है, सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में होता है, बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं होता है। एक बार आयंस तैयार हो गए, ये फिर से आपस में जुड़कर HCl में कन्वर्ट होने वाले नहीं है। समझ में आ रही है बात आपको? चलिए आगे देखते हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट की डेफिनेशन देखिए, द इलेक्ट्रोलाइट्स विच डिसोसिएट टू ए स्मॉलर एक्सटेंट, इसको अंडरलाइन करेंगे, स्मॉलर एक्सटेंट, कम पैमाने पर, इन एक्वस सॉल्यूशन आर वीक इलेक्ट्रोलाइट। क्या कहा गया कि ऐसे इलेक्ट्रोलाइट जो जिनका आयोनाइजेशन या डिसोसिएशन बहुत कम पैमाने पर होता है, बहुत कम मिकदार में होता है, तो उसे क्या कहेंगे? वीक इलेक्ट्रोलाइट। बच्चों, आयोनाइजेशन और डिसोसिएशन, ये यहाँ पर दो वर्ड्स आपको बार बार सताएंगे। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आयोनाइजेशन और डिसोसिएशन। तो ये दोनों का, वैसे तो यहाँ पर 19-20 का फर्क है दोनों में, लेकिन यहाँ पर हम ये दोनों वर्ड सिनोनिमसली यूज करने वाले हैं, आयोनाइजेशन इक्वल टू डिसोसिएशन। और एक आपको बार बार कंफ्यूजन रहेगा, आयोनाइजेशन की जो स्पेलिंग है, ये स्पेलिंग इस तरह से भी है, देखिए ये भी आयोनाइजेशन सही है और ये भी सही है। तो दो स्पेलिंग दिखने वाले आपको बुक में, दोनों भी सही है, आप उसमें ज़्यादा उसका टेंशन मत लीजिए, ठीक है। तो चलिए वीक इलेक्ट्रोलाइट की डेफिनेशन क्या करेंगे? द इलेक्ट्रोलाइट विच आयोनाइजेस टू लेसर एक्सटेंट व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। एकदम आसान जबान में, फिर से एक बार सुनिए और आपकी नोटबुक में लिख लीजिए। डिफाइन वीक इलेक्ट्रोलाइट, द इलेक्ट्रोलाइट विच ionize to smaller extent when dissolved in water is called as weak electrolyte। फिर से एक बार, the electrolyte which ionizes to smaller extent, smaller extent मतलब कम पैमाने पर, which dissociate या which ionizes to smaller extent when dissolved in water, ऐसा बोलिए, या to smaller extent in aqueous solution, ऐसे भी आप बोल सकते हैं। ओके, तो ये हो गई वीक इलेक्ट्रोलाइट की डेफिनेशन। और उसके एग्जाम्पल क्या है? देखिए, वीक एसिड है और वीक बेस, ये सब क्या होंगे? वीक इलेक्ट्रोलाइट। बच्चों, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सॉल्ट जो है, ये सॉल्ट का जिक्र यहाँ पर नहीं है, उसका एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ नहीं है। क्यों नहीं दिया हुआ है? कि जितने भी सॉल्ट होते हैं, मैक्सिमम सॉल्ट, ये सब क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे के सारे सॉल्ट, लेकिन मैक्सिमम सॉल्ट क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। बहुत कम ऐसे सॉल्ट है जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, इसलिए ये एग्जाम्पल यहाँ पर नज़रअंदाज की गई है। चलिए आगे देखते हैं। The weak electrolytes dissociate only partially in dilute aqueous solution। ओनली पार्शियली मतलब बहुत जुज़वी तौर पर, बहुत कम पैमाने पर ये डिसोसिएट यानी कि आयोनाइज होते हैं। एन इक्विलिब्रियम दस कैन बी एस्टैब्लिश्ड बिटवीन द आयंस एंड नॉन आयोनाइज मॉलिक्यूल्स। द आयोनाइजेशन रिएक्शन देयर इन इज रिप्रेजेंटेड एज डबल एरो, एक्चुअली डबल हेडेड एरो होता है, बिटवीन द आयंस एंड नॉन आयोनाइज मॉलिक्यूल। चलिए इसकी एग्जांपल हम देखते हैं। सपोज एक वीक एसिड हम लेते हैं, और वीक एसिड हम कौन सा लेंगे? देखिए, सपोज हम जो है यहाँ पर कार्बोनिक एसिड लेते हैं, या कोई भी एक जनरल वीक एसिड ले लेते हैं हम यहाँ पर। एसिड का फॉर्मूला Ha, और सपोज ये वीक एसिड है। तो हमको ये कैसे मालूम पड़ेगा कि ये वीक एसिड है? क्योंकि जब इसको हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो उसका जो आयनाइजेशन होगा वो H पॉजिटिव प्लस A नेगेटिव ऐसे तो होने वाला है, लेकिन उसका जो आयनाइजेशन है वो कैसा है बच्चों? रिवर्सिबल है। ये रिवर्सिबल एरो यानी डबल हेडेड एरो से हमको ये पता चलता है कि ये जो एसिड है ये कैसा एसिड है?
वीक एसिड है। ओके, क्योंकि हमने लास्ट टाइम देखा, हमने सिर्फ एक सिंगल एरो बताया था इस तरह से। तो सिंगल एरो अगर आपको दिखता है तो उसका मतलब ये प्रोसेस क्या है, इरिवर्सिबल है। और इरिवर्सिबल है इसका मतलब ये कंप्लीट है, ये कंप्लीट आयोनाइजेशन। और रिवर्सिबल है इसका मतलब ये इनकम्प्लीट आयोनाइजेशन है। और इनकम्प्लीट है मतलब ये टू लेस एक्सटेंट टू स्मॉलर एक्सटेंट है। और कंप्लीट है मतलब टू लार्जर एक्सटेंट इसका आयोनाइजेशन हुआ है। तो ये एसिड क्या हो गया, स्ट्रांग हो गया, क्योंकि यहाँ पर इसका आयोनाइजेशन इरिवर्सिबल है, यानी कि कंप्लीट है, यानी कि लार्जर एक्सटेंट है। और ये एसिड वीक हो गया क्योंकि इसका जो आयोनाइजेशन प्रोसेस है ये रिवर्सिबल है, दो सिम्टों में हो रहा है, यानी कि इनकम्प्लीट है, यानी कि लेसर एक्सटेंट या लोअर एक्सटेंट पे इसका आयोनाइजेशन हो रहा है। ठीक है, तो ये इस तरह से ये कंसेप्ट है। ये कंसेप्ट आपको क्लियर समझ में आना चाहिए। अब बच्चों यहाँ पर एक और बात ये बताई गई है कि यहाँ पर इक्विलिब्रियम, इसको रिवर्सिबल को ही क्या कहा गया, इक्विलिब्रियम। यानी इसको मैं और एक एग्जाम्पल के जरिए समझाने की कोशिश करूंगा। सपोज आपने यहाँ पर HA यानी एक एसिड है जिसको आपने वाटर में डिसॉल्व किया। सपोज आपने वाटर कितना लिया, 100 ml लिया, और उसमें आपने ये एसिड को डिसॉल्व किया। और एसिड आपने कितना इसमें डाला, 10 ml डाला है। ठीक है, तो अब 10 ml एसिड है, लेकिन ये एसिड कैसा है, वीक एसिड है। तो फिर ये वाटर में जाने के बाद डिसॉल्व होगा और इसमें से सिर्फ 5 ml डिसॉल्व होगा। 5 ml ये आयंस में कन्वर्ट होगा, और 5 ml आयंस में कन्वर्ट नहीं होगा। तो फिर यहाँ पर HA इसका वॉल्यूम कितना हमने कंसीडर किया, 10 ml। तो सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना लिखेंगे हम, 10 ml लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, क्योंकि उसका पूरा आयनाइजेशन नहीं हुआ है, कंप्लीटली नहीं हुआ है। तो सपोज 50% हुआ है, तो फिर हम क्या बोलेंगे, H पॉजिटिव सिर्फ 5 ml है और A नेगेटिव भी 5 ml है। समझ में आ रही है बात आपको? चलिए मॉलिक्यूल्स की भाषा में बोलते हैं। सपोज एसिड के मॉलिक्यूल्स कितने हैं, 10 मॉलिक्यूल्स है, 10 मॉलिक्यूल्स है, और उसको आपने वाटर में डिसॉल्व किया। तो डिसॉल्व करने के बाद कितने मॉलिक्यूल आयंस में कन्वर्ट हुए, सिर्फ 5 मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर H पॉजिटिव कितने रहेंगे, 5 रहेंगे, A नेगेटिव कितने रहेंगे, 5। चलिए अब केमिस्ट्री की जो स्टैंडर्ड लैंग्वेज है उसको यूज करते हैं, मोलैरिटी की जबान में बोलेंगे। तो HA कितना है, 10 मोलार है, और इसको आपने वाटर में डिसॉल्व किया, तो ये कंप्लीटली डिसॉल्व तो नहीं हुआ ना, तो फिर 50-50 हो गया, ऐसा समझ लीजिए। 50% नॉन आयोनाइज्ड है और 50% आयंस में तब्दील हुआ है। तो फिर H पॉजिटिव का कॉन्सेंट्रेशन कितना रहेगा, उसके हाफ रहेगा, 5 मोलार। A नेगेटिव का कितना रहेगा, 5 मोलार। समझ में आ रहा है आपको? तो इस तरह से ये कंसेप्ट है। चलिए आगे देखते हैं। आपको एक सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। आपको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पर पहचानना है। नंबर 1 है HF। तो HF ये कैसा इलेक्ट्रोलाइट है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है? तो अब मैं इसका जवाब आपको इक्वेशन लिखूंगा, इक्वेशन को देखकर आप बताइए कैसा इलेक्ट्रोलाइट है। देखिए ध्यान से देखो इधर, अब इस इक्वेशन को देखकर आप बताइए कि HF आपको कैसा दिख रहा। इसका आयोनाइजेशन कंप्लीटली हुआ क्या, इनकम्प्लीटली हुआ? इसका आयोनाइजेशन ग्रेटर एक्सटेंट पे हुआ कि लोअर एक्सटेंट पे हुआ? बिल्कुल सही है। यहाँ पर आपको डबल हेडेड एरो सारे सवालात के जवाब दे रहा है। डबल हेडेड एरो दिखा मतलब ये जो एसिड है ये जो है वीक है, और इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, वीक एसिड। लेकिन पहले तो सबसे पहले जनरल में तो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है। पहली बात ये इलेक्ट्रोलाइट है, दूसरी बात ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, और तीसरी बात ये वीक एसिड है। ओके, तो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है।
क्यों वीक इलेक्ट्रोलाइट है? क्योंकि इसका आयनाइजेशन रिवर्सिबल है, कंप्लीटली नहीं होता है, इनकम्प्लीटली होता है, लेस एक्सटेंट पे होता है, कम पैमाने पर होता है। चलिए सेकंड जो क्वेश्चन आपको पूछा गया है, AgCl। AgCl कैसा नजर आ रहा है? मैं इसका पहले आयनाइजेशन लिखूंगा, आप सोचिए और बताइए। अब आप इसके आयनाइजेशन में कहां देखेंगे? इस एरो को देखिए, ये सिंगल एरो है, इरिवर्सिबल प्रोसेस है, यानी इसका आयनाइजेशन कंप्लीटली हुआ कि इनकम्प्लीटली हुआ? कंप्लीटली हुआ। तो फिर AgCl कैसा इलेक्ट्रोलाइट हुआ? वीक के स्ट्रॉन्ग? स्ट्रॉन्ग हुआ, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। बेसिकली बच्चों ये सॉल्ट है, और अभी आपको बताया गया है कि जितने भी सॉल्ट होते हैं क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो AgCl ये सॉल्ट होने की वजह से भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, लेकिन इक्वेशन से और ज्यादा अच्छा हमको समझ में आ रहा है। चलिए CuSO4 कॉपर सल्फेट, तो कॉपर सल्फेट ये भी एक सॉल्ट है। हाँ, मैं आपको एडवांस में नॉलेज दे रहा हूं कि ये सॉल्ट है। तो अब सॉल्ट है तो फिर इसका आयनाइजेशन कैसा होगा? रिवर्सिबल होगा कि इरिवर्सिबल होगा? इरिवर्सिबल होगा, यानी कंप्लीटली होगा, यानी ज्यादा पैमाने पर होगा। सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो Cu, इसका आयंस लिखना आना चाहिए आपको, Cu2 पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव, ये आयंस है। तो ये एरो को देखिए आप, तो फिर ये क्या हो गया? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो गया। ओके, चलिए CH3COONH4, इसका नाम बता सकते हो आप? NH4 को अमोनियम बोलेंगे और CH3COO को बोलेंगे एसीटेट, तो पूरा नाम हो गया अमोनियम एसीटेट, CH3COONH4। तो फिर इसका ये सॉल्ट है, तो जितने भी सॉल्ट होते हैं क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो फिर ये भी क्या रहेगा? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट रहेगा। H3PO4, इसका नाम है फॉस्फोरिक एसिड, H3PO4। तो ये इसका आयनाइजेशन रिवर्सिबल होता है इस तरह से। इसके आयन बता देता हूं मैं आपको, 3H पॉजिटिव प्लस PO4 3 नेगेटिव। तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस यानी इनकम्प्लीट आयनाइजेशन, यानी कि वीक इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, ये कंसेप्ट समझ में आ रही है आपको? चलिए उसके बाद आगे देखते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इसको हम डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन भी बोल सकते हैं, और इसका सिंबल क्या है? अल्फा। क्या है इसकी डेफिनेशन? देखिए, द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज डिफाइंड एज ए फ्रैक्शन ऑफ टोटल नंबर ऑफ मोल्स। फ्रैक्शन मतलब हिस्सा, जुज, total number of moles of the electrolyte that dissociates into its ions when the equilibrium is attained. It is denoted by symbol alpha and given by, ये उसका फॉर्मूला है, अल्फा इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। इसको इक्वेशन 3.1 कंसीडर किया गया है। अगर आपको डिसोसिएशन परसेंट में मालूम करना है तो उसको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अल्फा को, तो आपको परसेंटेज भी मिलेगा। और नीचे क्या लिखा है? इफ C इज द मोलार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, द इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैटायन और एनायन इज अल्फा इंटू C मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। पर क्यूबिक डेसीमीटर मतलब पर लीटर ही होता है। ओके, तो बच्चों इसको थोड़ा मैं एक एग्जाम्पल के जरिए अच्छे से समझाऊंगा इस पैराग्राफ को, आप टेंशन मत लीजिए। देखो, सपोज मैंने एक वीक एसिड लिया है। क्या लिया है मैंने? अच्छा, एसिड बहुत बार बोल रहे हैं हम, चलो बेस ले लेते हैं। एक वीक बेस लिया है, BOH। ये वीक बेस है, तो फिर इसका आयनाइजेशन कंप्लीटली होगा कि इनकम्प्लीटली होगा? इनकम्प्लीटली होगा। रिवर्सिबल होगा क्या इरिवर्सिबल होगा? रिवर्सिबल होगा। क्या मिलेगा आपको? B पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। ओके, आपने BOH
कितने मोल लिया था? 10 मोल लिया था, मोल की जबान में बोल रहा हूं मैं, 10 मोल। और उसको वाटर में जब आपने डिसॉल्व किया तो उसका आयनाइजेशन कंप्लीटली नहीं हुआ, तो कितना हुआ? हाफ हुआ। समझ लो कितने आयंस फॉर्म हुए? 10 मोल आपने उसमें डाले थे पानी में, तो मिले कितने आयंस आपको? उसके हाफ मिले। तो कितने मिले? 5 मोल मिले, समझ लो। 5 मोल बी पॉजिटिव और 5 मोल OH नेगेटिव। ओके, तो फिर हमको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का सिंबल अल्फा है, ऊपर लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड, नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड कितने हैं बच्चों? 5 मोल। और टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 10 मोल। ओके, समझ में आ रहा है? मोल मोल कैंसल हो गया, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। तो अल्फा का आंसर कितना आ रहा है? 1/2, यानी इसको हम 0.5 बोल सकते हैं ना। तो यहाँ पर अल्फा कितना आ गया? 0.5 डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इसी को कहा जाता है। अब परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन मालूम करना है, यानी आपको अल्फा जो है परसेंट में कन्वर्ट करना है, अल्फा की वैल्यू परसेंट में मालूम करना है। इसके लिए क्या करेंगे आप? अल्फा की वैल्यू को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 0.5 इंटू 100, तो क्या जवाब आएगा बच्चों? आप बोलिए। हाँ, यहाँ पर आएगा 500 और आपको पॉइंट लगाना आफ्टर 1, तो ये आ जाएगा 50%। ओके, ये होगा उसका परसेंटेज डिसोसिएशन। समझ में आ रहा है आपको? तो यही बात यहाँ पर बताई गई है। अब ये जो लास्ट में जो बताया गया है अल्फा इंटू सी, ये मैं बहुत अच्छी तरह से आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा, क्योंकि हम वहाँ पर बहुत डिटेल में इसको पढ़ने वाले हैं। तो आप इसको अभी रहने दीजिए, इसको हम नेक्स्ट में बहुत अच्छे से समझेंगे कि ये क्या है, इसका मीनिंग क्या है। ये वेल इन एडवांस आपको नॉलेज यहाँ पर दिया गया है। तो चलिए, आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।